नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बीजेपी की जो दशा है, अब आप कहेंगे मैं तो हमेशा खराब हालत मैं खबरें लेके आ रहा हूं, मैं आपको वो एहसास दिला रहा हूं जो 2024 की तरफ क्या जा रहा है वो इशारा कर रहा है। रोज के घटनाक्रम में एक दिन आपको कुछ बताता हूं, दूसरे दिन सोचता हूं आज किसी और टॉपिक पे करूंगा, पता चल रहा है कि वहां फिर 10 खबरें इकट्ठी हो गई हैं। मध्य प्रदेश सबसे क्रुशियल है, आप जानते हैं। राजस्थान में दिक्कत नहीं है, राजस्थान में तो इन्होंने खुद ही अपना इंतजाम कर लिया बीजेपी ने। आज समझेंगे कि सीन क्या है मध्य प्रदेश का और वहां पे भारतीय जनता पार्टी की क्या दशा हो गई है। आप पूरे हालात को, खबर को समझ के खुद ही कल्पना कर सकते हैं कि 2024 के लिए, मोदी जी के लिए ये प्रदेश कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाला है, क्योंकि ये बुरी तरह से अगर हारे, सामान्य हार भी नुकसान पहुंचा सकती है और यहाँ हालात कुछ और हैं। मैं अभी आता हूं, तथ्य रखूंगा, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओवरऑल अगर आप समझें तो मध्य प्रदेश में जो ओवरऑल हालत है इस वक्त, वो हालत ग्राउंड पे भी दिख रही है, शिवराज सिंह के हाव भाव में भी दिख रही है, पार्टी के अंदर की हालत में भी दिख रही है। और अब कुछ ऐसा नहीं है जिसको आप विश्लेषण करके पता करें या आपको अंदाज़ा लगाना पड़े। ऐसा कुछ सरफेस पे है, सामने दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश की क्या हालत है। मैंने परसों वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि किस तरह से पूरा का पूरा सेटअप, जिसमें सुमित्रा ताई महाजन से लेके उमा भारती से लेके सारे बड़े नेता पार्टी के नाराज़ हैं, क्योंकि उनको अपमानित किया गया है। पुराने अध्यक्ष पार्टी के, कोई पुराना लोकसभा की अध्यक्ष, आप सोचिए, पद्म भूषण, बहुत वयोवृद्ध नेता, मतलब उसी दौर की नेता हैं, अटल जी आडवाणी जी के दौर की, वो कह रही हैं कि भैया हमको तो पूछ लिया होता। ये सब तरफ से जो नाराज़गी चल रही है, ये मैंने आपको वीडियो में बता दिया। मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों मेरे मन में ये रहता है कि शायद आप जल्दी जल्दी बातें जानना चाहते हैं, और इसी में हड़बड़ी में रहता हूँ। और कई बार मैं देखता हूँ कि हड़बड़ी में मैं जो है वो बहुत सारी बातें, मुझे कभी लगता है कि शायद मैंने समझाई नहीं, कुछ चूक गया है। बहरहाल वो जो असंतोष था, वो असंतोष अब इस तरह दिखने लगा है कि जो दूसरी सूची आने वाली थी टिकटों की पार्टी के, वो बाहर नहीं आई है, और वो मामला भी 10-15 दिन और टल सकता है। उसकी वजह यह है कि जैसे ही टिकटों की लिस्ट आएगी, पहले ही भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी बगावत झेल रही है। दनादन लोग छोड़ छोड़ के पार्टी जा रहे हैं, सिंधिया समर्थक जा रहे हैं, पुराने कार्यकर्ता जा रहे हैं, वरिष्ठ नेता डंडा खा के, एकदम तेल पिला के डंडे में बैठे हुए हैं, उमा भारती समेत, रघुनंदन शर्मा समेत। मोगे साहब तो जो है संघ के आदमी है ना, वो सब लोग डंडा। अब उस पूरी दिशा में आप टिकट अगर लिस्ट जारी करेंगे, फिर लोग छोड़ के जाएंगे, तो जनता के सामने क्या मुंह दिखाओगे? इसलिए लिस्ट जारी नहीं की जा रही है। लेकिन बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? अगर आप लिस्ट को लटका के रखोगे और आप ये सोच रहे हो कि कांग्रेस पार्टी की लिस्ट जब एक बार फाइनल हो जाएगी तो उसके बाद हमारे लोग जाएंगे तो उनको वहाँ पे टिकट कैसे मिलेगा, तो इसका फ़ायदा उठा लो। और कांग्रेस भी कह रही है कि इनको लिस्ट तो जारी करने दो, इनके यहाँ से 5 MLA और आ जाएंगे, उनको भी तो अकोमोडेट करना है, इसलिए हम लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं। एक तो चल रहा है ये पूरा घमासान, जिसमें लिस्ट बंटवारे बाकी चीज़ों का। लेकिन 2014 में जब मोदी जी आए थे, तो हमारे एक मित्र हैं, बड़े पत्रकार हैं, बहुत घनखोर टाइप के RSS के समर्थक हैं, और वो RSS के समर्थक जो आजकल के फैशन में भक्त बन के लोग हो गए, वैसे नहीं है, वो RSS के पुराने कैडर हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि मोदी जी जो हैं जीतेंगे इसका चुनाव, क्योंकि पूरा RSS मोदी के समर्थन में सड़क पर आ गया है। अब सिचुएशन उल्टी है। हालत ये है कि जितने भी ये नेता असंतुष्ट दिख रहे हैं, ये तो संघ के बैकग्राउंड से हैं ही। संघ के पूर्व प्रचारकों ने एक पार्टी बना ली है, और उनका कहना यह है कि हमारी 18 साल की सरकार में इन्होंने जो हमारी RSS की, बीजेपी की नीतियां हैं,
दीनदयाल उपाध्याय ने जो पूरा ब्लूप्रिंट दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को क्या काम करने चाहिए, उसके मुताबिक काम नहीं किया। शिवराज सिंह चौहान ने आरएसएस के हिसाब से काम नहीं किया, आरएसएस की नीतियों पे काम नहीं किया। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी ही पार्टी बना ली, जनहित पार्टी नाम रखा है। और जो बातें अभी तक वामपंथी कहा करते थे, वो बातें ये कहने लगे हैं कि शिक्षा महंगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा महंगी होने से अंदर से सेवा का भाव खत्म होता है। अगर आप पैसे देके अगर एजुकेटेड होगे, अगर पैसे देके शिक्षा लोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, तो आप स्वार्थी बन जाओगे। आपको लगेगा भैया मैंने पैसे खर्च किए तो मैं भी अपना भला करूं, जनहित ना करूं। और वो हर जगह हम देख रहे हैं, डॉक्टरों की लूट, ये वो 50 चीज़ें हम आपको बताते रहते हैं समय समय पे। फिर क्या करें, जनहित पार्टी का कहना यह कि ना, शिक्षा को मुफ्त करना चाहिए। पहले शिक्षा मुफ्त होती थी, जनहित पार्टी कह रही। इसके अलावा भी उन्होंने 5 सूत्री मुद्दे तय किए हैं। उसमें रोजगार पर भी है कि सबको रोजगार मिलना चाहिए, अर्थव्यवस्था पर भी बातें हैं। मतलब कुल मिला के उन्होंने ये कहा है कि ये हमारी विचारधारा है, ये 5 चीज़ें, ये शिवराज सिंह। अब क्या होगा, ये सारे पूर्व प्रचारक हैं आरएसएस के, मोदी जी भी पूर्व प्रचारक हैं। ये लोग क्या करते हैं, गांव गांव जाते हैं। इनका जो सिस्टम रहता है ना कि आपके घर आ जाएंगे अचानक, ठहर गए 15 दिन, और फिर आसपास कार्यकर्ताओं में जा रहे हैं, मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और विचार विमर्श के जरिए अपने विचार लोगों को बताते। तो इनका क्या होता है, नेटवर्क बड़ा हो जाता है। तो इनको मध्य प्रदेश के घर घर में जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ में इनका सीधा परिचय है। और ये लोग अब शिवराज सिंह के खिलाफ वोट मांगने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बना ली है जनादेश पार्टी। ये बहुत सारी बातें कह रहे हैं। इसके अलावा हो ये रहा है कि अब ये तो होगा पूरा असंतोष। इस असंतोष के बीच में भारतीय जनता पार्टी की जो दशा है वो ये है कि वो एक जनादेश यात्रा निकाल रही है। अब जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, जनता के बीच में गुस्सा है। नीमच से जन आशीर्वाद यात्रा जैसे ही निकलती है, वहाँ 150-200 गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और खूब पत्थर फेंक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की यात्रा पे। भैया क्यों पत्थर फेंक रहे हो? पहले तो उन्होंने कह दिया कांग्रेस ही करवा रहे हैं वगैरह वगैरह। बाद में पता चला कि उनके गांव का जो इलाका है, ये जो कूनों से चीते ले आए ना, बड़े चीते के डिजाइन वाले हवाई जहाज में भर के, जो चीते वहाँ अफ्रीका से लाए और कूनों में छोड़ दिए गए हैं, उन चीतों को बसाने के लिए वहाँ कांटेदार तार लगा दिए गए। अब गांव वाले कह रहे हैं भैया हमारी गाय जंगल में ही तो चरती थी, अब आपने हमारी गायों का जंगल में प्रवेश कर दिया है बंद। वो सब जगह जाके थक थक के हार गए, कोई उनकी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। वन विभाग को चिट्ठी लिख ली, तो उनको ये सही मौका लगा, तो उन्होंने ये कर दिया। इसके अलावा मुरैना ज़िले में भी कल जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया, अचानक भीड़ की भीड़ लोग आ गए, काले झंडे दिखाने शुरू कर दिया। अलग अलग जगहों पे, गोहद में भी ये हुआ, भिंड के कई जगहों पे ये हो रहा है कि जब ये जन आशीर्वाद यात्रा लेके जा रहे हैं या पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, तो इनका विरोध हो रहा है। कहीं तो कोई काले झंडे दिखा रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है, कहीं कुछ हंगामा हो रहा है, जनता निकल निकल के आ रही है। अब अगर हम 1 मिनट के लिए ये मान भी लें कि इसके पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ है, मान लेने में कोई बुराई भी नहीं, राजनीति में लोग इस तरह करते हैं। तो मुझे याद आता है कि जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी, तो उसकी हर पब्लिक मीटिंग में कांग्रेस के लोग पहुंच जाते थे और काले झंडे दिखाते थे, यानी हर जगह हंगामा करना। इससे होता क्या है कि एक संदेश जाता है कि जनता इनके खिलाफ है, या यहाँ पे प्रदर्शन करने आए थे लोगों ने काले झंडे दिखाए हैं, तो एक परसेप्शन बनता है। दूसरा, नेता जो है ना, पार्टी का नेता जो जा रहा है वहाँ पब्लिक मीटिंग के लिए, जब मुझे लोग आके एडवर्स कमेंट करते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो मुझ पर भी 2 मिनट के लिए असर पड़ता है, किसी पे भी पड़ेगा। मुझे लगता है क्या पढ़िए यार, क्यों भाड़ में जाने दो, क्यों करना है? यही सुनने के लिए कर रहे हैं क्या हम? इन लोगों के लिए कर रहे हैं, यही गालियाँ दे रहे हैं। तो वो उनके दिमाग में भी आता है कि मैं पब्लिक मीटिंग में जा रहा हूँ यार, पत्थर फेंक रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं लोग। मनोबल टूटता है पॉलिटिशियन का, तो एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स है। शीला दीक्षित के हारने का कोई लॉजिक नहीं था उस चुनाव, वो इसी वजह से हार गई उस चुनाव में। उनको फील्ड में हर जगह उनका विरोध किया गया, और बाद में ये टैक्टिक्स और लोगों के साथ भी अपनाई गई। जैसे कि केजरीवाल बनारस में चुनाव लड़ रहे थे मोदी जी के खिलाफ, तो मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, तो केजरीवाल का मनोबल गिराने के लिए कभी कोई उनको थप्पड़ मारता था, कभी कोई काली स्याही फेंकता था।
अच्छा, आपके पास में जब जन समर्थन नहीं होगा तो क्या होगा कि आसानी से सामने वाला ये करके निकल जाएगा। अगर यही जनता आपके साथ में जबरदस्त, तो एक बार कोई पत्थर फेंक के दिखाए, पब्लिक कूट देगी, काला झंडा दिखाएगा, पब्लिक कूट देगी। ये हुआ है। यही बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ जब ये करने की कोशिश की गई तो करारा जवाब मिला। लेकिन अब उसी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ जब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है, वो उनको रोक नहीं पा रही है। भीड़ का जहाँ तक सवाल है, हर पार्टी अपनी तरफ से बड़ी बड़ी भीड़ की तस्वीरें जारी करती है, इतने कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग जा रहे हैं, जो नेता लोग जा रहे हैं, वो खुद जो तस्वीरें ट्वीट कर रहे हैं उसमें नुक्कड़ सभा जितनी भीड़ दिखाई देती है। एक छोटा सा टेंट है, उसमें लोग भरे हुए हैं। उतने, जिस पार्टी में पन्ना प्रमुख होता हो, पन्ना प्रमुख मतलब जो वोटर लिस्ट का एक पेज होता है, उस पेज का एक इंचार्ज, यानी आपका अपना मोहल्ला भी जो होगा, अपनी सोसाइटी भी होगी, वहाँ पे भी कम से कम 10-12 पेज तो होंगे वोटर लिस्ट के। उन 12 पेज मतलब आपके मोहल्ले में भी 12 लोग इंचार्ज उनके हो गए। तो इतने तो पन्ना प्रमुख हैं पार्टी के, ब्लॉक प्रमुख हैं, उसके बावजूद भीड़ की कमी, नेता का मनोबल इससे भी गिरता है। भीड़ की तस्वीरें मैंने साइड में लगा दी हैं, आप देखते जाइए। ये जो अलग अलग तस्वीरें ट्वीट की हैं, विरोध के बारे में जिस तरह के ट्वीट आए हैं, कांग्रेस की तरफ से आए हैं, वो भी चीज़ें मैंने आपको चिपका दी हैं। अब मसला बनता है कि हो क्या रहा है। इस बीच में भी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो ये हुई ग्राउंड की जो सिचुएशन है, जो रिपोर्ट हो रही है। अब बचा सरकार का मनोबल। तो शिवराज सिंह चौहान जब जब जहां जहां वोट मांगने जाते हैं, बड़े इमोशनल तरीके से जनता को जोड़ने की कोशिश करता है। उनका डेस्परेशन दिखाई देता है कि इस आदमी को अगर वोट नहीं दिया तो पता नहीं इसको क्या हो जाएगा। जिस आदमी ने 18 साल सरकार चलाई हो, वो 18 साल बाद लोगों से कह रहा है मेरे मतदाता बारिश में भीगते हैं तो मैं भी बारिश में भीगूंगा, पब्लिक मीटिंग में भाषण दूंगा। वहाँ तक भी ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि अब हर परिवार को 450 रुपये में सिलेंडर दूंगा गैस का, उज्ज्वला को नहीं सबको दूंगा। भाई 18 साल कुछ होते हैं। 18 साल से तुम्हारी पार्टी सरकार में थी, तुम्हारे रहते ही सिलेंडर का दाम बढ़ा। तुम्हारे मोदी जी को तो 9 ही साल हुए हैं, तो वो 9 साल तुम्हारे 18 साल के अंदर ही थे ना। तुमने सिलेंडर का दाम बढ़ने का कितनी बार विरोध किया, कितनी बार तुमने कहा कि सिलेंडर जो है वो महंगा हो रहा है और इसको नहीं होना चाहिए, या मैं अपनी तरफ से सब्सिडी दे देता हूँ। पेट्रोल डीजल का दाम देश में 2 राज्यों में सबसे ज़्यादा है, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। दिल्ली से 15 रुपये लीटर से ज़्यादा रोज़ दाम बदलता रहता है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल महंगा है। तो वो शिवराज सिंह कह रहे हैं अब 450 रुपये में सिलेंडर दूंगा, तो लोग कह रहे भाई अभी तक क्यों नहीं दिया। तो ये जो डेस्परेशन है, इस तरह की योजनाओं का, उन्होंने कहा सब औरतों को 1-1 हज़ार रुपये दे दूंगा मैं। लो बेटा, 1000 रुपये पकड़ो, लाडली बहना 1000 पकड़ो, रक्षाबंधन है पकड़ो 200-400 रुपये आप भी पकड़ो, भाई की तरफ से गिफ्ट समझ लो। जो स्टेट का पैसा उस तरह से लगातार दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? उनको लग रहा है कि भैया अब डूबती नैया में सब कुछ करके देख लो। डूबता हुआ आदमी ना कुछ ज़्यादा ही हाथ पाँव चलाता है, और वो दिख रहा है, पूरी बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है। इसके साथ साथ एक और योजना लाए हैं, लाडली बहना आवास योजना। लाडली बहना आवास योजना में क्या है कि वो महिलाओं को मकान देंगे। अब आप सोचिए, और इस स्कीम में सभी वर्गों के, जिन जिन लोगों के पास मकान नहीं है, शिवराज सिंह जी उनको मकान देंगे, ये उन्होंने ऐलान कर दिया है। और जब जब प्रधानमंत्री आवास योजना की लागत में बढ़ोतरी होगी तब इसकी लागत भी बढ़ा देंगे, ये फैसला कर दिया सरकार ने। इसके साथ साथ जो टीचर होते हैं वहाँ पे ना कुछ वो हर जगह ठेकेदारी प्रथा है, कर्मचारी रखना ना पड़े, टीचरों को वेतन ना देना पड़े, परमानेंट नौकरी ना देनी पड़े। आप नौकरियों की बात करते हैं, आरक्षण के नाम पे लड़ाते हैं। मैं कहता हूँ सबको शिक्षा सबको काम। तो भैया जब आप लोगों को नौकरी दे ही नहीं रहे हो तो काहे का आरक्षण? और फिर नाटक करते हो, वैकेंसी निकालते हो, पेपर लीक करा देते हो, वैकेंसी निकालते हो, चीटिंग कर देते हो,
और फिर उसके बाद में वो कैंसिल कर देते हो। तो अभी इन्होंने क्या किया कि जब नौकरी नहीं निकाल रहे हैं तो पढ़ाने के लिए कुछ मास्टर चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर रख लेते हैं। उनको कहते हैं कि हम आपको मानदेय दे रहे हैं, आपसे काम कर रहे हैं, आपको वेतन नहीं दे रहे हैं। वेतन बोलोगे तो वो क्या करेगा, वो लेबर कोर्ट चला जाएगा, भैया वेतन इतना कम क्यों, एक काम का बराबर पैसा मिलना चाहिए। तो बोले नहीं, हम आपसे फ्री में पढ़वा रहे हैं, ये तो आपके सम्मान के लिए कुछ पैसा हम दे दे रहे हैं। तो जो उनको जो मानदेय है वो पहले 9,000 रुपये महीने मिलता था, उसमें भी ग्रेड 1 वाले को, उसको अब 18,000 रुपये कर दिया, डबल कर दिया है। ग्रेड 2 वाले को 7 से 14,000, ग्रेड 3 वाले को 5 से 10,000 रुपये। इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी योजनाएं वहाँ पे धनाधन 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 फेंकी जा रही हैं जनता के सर पे। वजह क्या है, वजह है डेस्परेशन। शिवराज सिंह चौहान को लग रहा है कि भाई साहब, पिछली बार, हालांकि पिछले चुनाव में उनका ये जो लाभार्थी कार्ड फेल हो चुका था, लेकिन हर तरीका अपनाना चाहिए, तो लाभार्थी तरीका भी अपना लो। जन आशीर्वाद यात्रा में जा जाके तुम मेरी बहन हो, तुम मेरे भाई हो, ले लो। और दूसरी तरफ प्रदेश में जो स्थिति है, आर्थिक दशा का आपको मैं बता ही चुका हूँ अलग से वीडियो बना के। प्रदेश का किसान परेशान है। आपको लंपी वायरस बीमारी याद है, जिससे बहुत सारे राज्यों में पशुओं की मौत हो गई थी। मैंने आपको उसका वीडियो बना के बताया था। उसमें जो गाय की खाल के ऊपर गोल गोल लंप बन जाते हैं, गुठलियाँ जैसी पड़ जाती हैं स्किन पे, वो कहलाती है लंपी वायरस डिसीज़। मध्य प्रदेश में अभी तक लंपी वायरस बीमारी ख़त्म नहीं हुई है, किसान परेशान है। इतना पशुधन मर चुका है, दूध का दाम बढ़ गया है, दूध का क्राइसिस हो गया है, और अभी तक वो स्कीम ख़त्म नहीं हुई है। पिछले महीने भी 25,691 पशुओं को, गाय को, भैंसों को ये बीमारी हो गई, और जिसमें से कुल 22,000 ठीक हुए हैं। 26,50,000 जानवरों का लंपी वायरस के लिए टीकाकरण करने का दावा किया सरकार ने, बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन लंपी वायरस बीमारी फैल रही है। जो पशुपालक है, आप सोचिए उसकी समस्या, पत्थर फेंक रहा है, क्यों, उसके पशु को चरने के लिए जंगल में नहीं जाने दे रहे हैं। जो बीमारी हुई है उसका टीकाकरण भी ठीक से नहीं हुआ है, अभी भी लोगों को वो जो जानवर हैं उनको बीमारी होती जा रही है, पशुपालक परेशान है। इसी के चलते अच्छा हुआ ये है कि जब नीमच वाली घटना हुई तो भारतीय जनता पार्टी तो वो टाइट करती, तगड़ा वाला, जो भी विरोध करे, तो बहुत सारे गुजरों के खिलाफ उस इलाके में तमाम मुकदमे दर्ज कर दिए हैं। इससे वो नाराज हैं और उनकी सिंपैथी में बाकी प्रदेश के पशुपालक भी नाराज हैं। तो पशुपालक का मतलब गांव में तो डेयरी वाला नहीं होता है, हर किसान 1-2 पशु पालता है, उसके पास जानवर रहते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, वो काफ़ी हद तक, तो आप एक पार्टी की दशा को समझ सकते हैं जो एक जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, जिसमें सिर्फ मध्य प्रदेश के नेता नहीं हैं, बाकी राज्यों से नेता आ रहे हैं और वो उनकी यात्राओं में शामिल हो रहे हैं। इवन यहाँ तक कि यूपी से जो नेता आ रहे हैं उनके साथ तब भी लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं। जैसे अभी बघेलखंड क्षेत्र में वो केशव प्रसाद मौर्य आए थे, उनकी यात्रा में लोग थे। तो एक आप सोचिए कि यात्राओं में लोग नहीं आ रहे हैं, दल बदल हो रहा है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, आरएसएस के लोग आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व आप मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेकर कोई भरोसा देने को तैयार नहीं है। समस्याएं वैसी की वैसी बढ़ती जा रही हैं और उस डेस्परेशन में आप आंख बंद करके योजना योजना योजना, और उन योजनाओं का जिक्र सबसे ज़्यादा कुछ शिवराज सिंह ही कर रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। जो लोग बाकी लोग हैं, नेता हैं, वो भी अपना प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य प्रचार में जाएं लोग काले झंडे दिखा दें, ज्योतिरादित्य प्रचार में जाएं पत्थर फेंकने शुरू हो जाएं, या कोई भी नेता जाए, भीड़ ना हो, जनता ना आए, तो इसके आधार पर आप बना सकते हैं चार्ट और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत कितनी पतली है, नहीं बोलूँगा, कितनी गाढ़ी है। ठीक है, अब आप लोग जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं कि इस बार आपको मध्य प्रदेश में कितनी सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिख रही हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।